किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा समेत एम्स में 12,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का बिहार में किया उद्घाटन और शिलान्यास। मिथिलांचल के किसानों को प्रधानमंत्री मोदी ने मखाना उत्पादकों और मछली पालकों के हितों को बताया सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। पर्यावरण के प्रति अब हरियाणा में सिरसा जिले के किसान काफी सजग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के किसान अब पराली नहीं जलाते बल्कि उसका करते हैं प्रबंधन। पराली प्रबंधन से किसानों के खर्चे में आई है कमी। किसानों के परिवार पराली न जलाने के लिए हुए उत्साहित। जम्मू कश्मीर में अनुकूल जलवायु परिस्थितियों ने किसानों को बेहतर स्थिरता के साथ स्ट्रॉबेरी की खेती को व्यवसाय के रूप में अपनाने के प्रदान किए अवसर। यहाँ के किसान हर साल सैकड़ों एकड़ भूमि पर करते हैं इसकी खेती। दिल्ली एनसीआर में सीजन के पहले कोहरे के साथ स्मॉग की दिखी चादर। कोहरे का दृश्यता पर पड़ा भारी असर। 50 मीटर तक पहुंची दृश्यता। राजधानी के मौसम में बड़ी ठंडक। कई सप्ताह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी है काफी खराब। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने दरभंगा एम्स समेत 12,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का बिहार में उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार में विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार में विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार का तेज विकास, यहां बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और यहां के छोटे किसानों, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने से ही संभव होने वाला है। एनडीए सरकार इसी रोडमैप पर काम कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को काफी फायदा हो रहा है। साथियों, दरभंगा के बारे में कहा जाता है, पग पग पोखरी माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुख पान। इस क्षेत्र के किसानों, मखाना उत्पादकों और मछली पालकों का हित भी हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत बिहार के किसानों को 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। मिथिला के किसानों को भी इस योजना का फायदा मिला है। प्रधानमंत्री ने मिथिलांचल के किसानों, मखाना उत्पादकों और मछली पालकों के हितों को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। हमारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम से यहां के मखाना उत्पादकों की पहुंच देश दुनिया के बाजारों तक हो रही है। मखाना उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया गया है। मखाना को जीआई टैग भी मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हर स्तर पर मछली पालकों की मदद कर रहे हैं और मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिलने लगा है। मत्स्य संपदा योजना के तहत अपने मछली पालक साथियों को हम हर स्तर पर मदद कर रहे हैं। मछली उत्पादकों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलने लगा है। यहां जो मीठे पानी की मछली है
उसका भी बहुत बड़ा बाजार है। पीएम मत्स्य संपदा योजना से भी उन्हें बहुत मदद मिल रही है। भारत को हम विश्व के एक बड़े मछली निर्यातक देश के रूप में विकसित कर रहे हैं। इसका भी बहुत लाभ दरभंगा के मछली पालकों को मिलना तय है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पर्यावरण के प्रति अब हरियाणा के सिरसा जिले के गांवों के किसान काफी सजग दिखाई दे रहे हैं। यहां किसान अब पराली जलाते नहीं बल्कि उसका प्रबंधन करते हैं। इसे लेकर किसानों के परिवार भी काफी उत्साहित हैं। सिरसा के कुछ गांवों में किसानों के परिवारों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। हम सिरसा के बालासर गांव में हैं और आप देख सकते हैं हम एक खेत के अंदर हैं और मेरे खेत के चारों तरफ आप देख सकते हैं ये पराली है। ये पराली एक बहुत बड़ी समस्या थी हरियाणा के अंदर। अब किस तरह से लोग यहाँ देखते हैं, हमारे साथ एक गृहिणी हैं, किसान की पत्नी हैं, गुरवीर कौर जी। जैसे पहले बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ चुका था और अब सरकार ने कई नई योजनाएं उनके तहत ये फैसला लिया है कि पराली को जलाया नहीं जाएगा। इसको फसल के मतलब भूमि के बीच में ही इसे दफनाया जाएगा, जिससे कि इसकी जो उर्वरकता क्षमता है वो अधिक बढ़ रही है। और इससे सर जो बीमारियां हैं, जैसे बच्चों को दिल की बीमारियां, आँखों की, कई फेफड़ों की बीमारियां हैं, उससे भी बचाव हो रहा है। और सबसे ज़्यादा इसका जो फ़ायदा है वो किसानों को हो रहा है, क्योंकि किसानों के खर्चे कम हो रहे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमारी अपनी पराली है और जो भी बाहर से चीज़ें मतलब शहर से लाकर हम ज़मीन में डालते थे उसका खर्चा भी कम हो रहा है, जिससे कि हम गृहिणियों को भी उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और अगर परिवार के सर खर्चे कम होंगे तो क्या है, हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। सुल्तानपुरिया गांव के सुखविंदर सिंह हमारे साथ हैं, बात करते हैं। मेरी उम्र हो गई लगभग 70 साल के करीब। पहले आज से 3-4 साल पहले सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। जब धुआं हो जाता है बुजुर्ग आदमियों को सांस लेने में दिक्कत होती थी। और मेरे भी दिमाग में यही था ये पराली को जलाने से कैसे रोका जाए। एक तो मेरे को CI फाउंडेशन ने काफ़ी कुछ जानकारी दी और मैंने खुद भी अपनी एक सोसाइटी गाँव में बना रखी है, उसमें भी मैंने संद लिए हैं। और उसके बाद इसकी पराली को जलाने के बजाय ज़मीन में दबा रहे हैं सुपर सीडर से, हैप्पी सीडर से। और जैसे भी हो रहा है इससे अब काफ़ी सुधार आ गया। बहुत ही नाम मात्रा लग रही है, बहुत ही कम लग रही है और सांस लेने में भी दिक्कत नहीं है। पर्यावरण ठीक हो गया है। और अब देखो ये जिस खेत में खड़े यहाँ भी नहीं जली। और मेरे पास हैप्पी सीडर है, पिछले दफ़ा भी मैंने किसानों को फ्री दी थी 100 एकड़ हैप्पी सीडर। अब की बार भी मैंने दे रखी भी आप ले जाओ, कोई पैसा नहीं, आप फ्री बीजो। इससे बहुत अच्छा संदेश देने का प्रयास किया है सिरसा के गांवों में। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पराली का जो है प्रबंधन किया जा रहा है। कैमरामैन कमलेश कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, सिरसा, हरियाणा। सौंफ की खेती किसानों के लिए एक लाभकारी विकल्प है। सही जलवायु, मिट्टी की तैयारी, समय पर बुआई और उचित देखभाल से सौंफ की उच्च पैदावार प्राप्त की जा सकती है। यदि किसान आधुनिक तरीकों और जैविक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं तो वे न केवल अपनी फसल को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपनी आय में भी वृद्धि कर सकते हैं। भारत में सौंफ एक बहुत ही लोकप्रिय मसाला है जो हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। सौंफ की मांग भारतीय बाजार में लगातार बनी रहती है। ये एक बहुउपयोगी फसल है जिसे न केवल मसाले के रूप में बल्कि औषधीय और घरेलू उपयोग में भी लाया जाता है। बीज की बुआई 15 अक्टूबर से नवंबर तक कर देनी चाहिए। बीज द्वारा सीधे बुआई करने पर लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। पौध द्वारा रोपाई करने पर लगभग 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। सौंफ की अच्छी पैदावार के लिए सही विधियों का पालन करना आवश्यक है। प्रति हेक्टेयर लगभग 15 से 20 क्विंटल सौंफ की पैदावार प्राप्त की जा सकती है। इसका बाजार मूल्य अच्छी गुणवत्ता पर निर्भर करता है और इसे 100 से 200 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचा जा सकता है। और बात करेंगे स्ट्रॉबेरी की। जम्मू कश्मीर में स्ट्रॉबेरी की खेती जोर पकड़ रही है। किसानों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अनुकूल जलवायु परिस्थितियों ने किसानों को बेहतर स्थिरता के लिए स्ट्रॉबेरी की खेती को व्यवसाय के रूप में अपनाने के अवसर प्रदान किए हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सीमा पर आबाद किसान स्ट्रॉबेरी की बम्पर फसल से खुश हैं। यहाँ के किसान हर साल सैकड़ों एकड़ भूमि पर इसकी खेती करते हैं।
पिछली बार हमने लगाया था तो कम से कम कोई 1500 जो है वो बॉक्स है वो हमारा एक कनाल से निकला था। तो वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमने 30 से लेकर 45,000 तक जो है वो बेनिफिट हो गया था। और जो हमारा खर्चा है वो टोटली हमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड कर दी थी। हाल के वर्षों में घाटी में स्ट्रॉबेरी नकदी फसल के रूप में उभरी है, जिसमें कई सब्जी किसान भी स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। कृषि अधिकारी ने बताया। डिपार्टमेंट वाले आते हैं, हमें समझाते हैं, हमें कोई भी दिक्कत परेशानी आती है डिपार्टमेंट वाले हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे किसान भाई बहन हैं तो अपनी आय दुगनी करने के लिए स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं। और कृषि अधिकारी ने बताया कि किसानों का स्ट्रॉबेरी की खेती की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए विभाग ने कैंप लगाकर स्ट्रॉबेरी की खेती के फायदे बताए और इस काम के लिए सरकार किसानों को सब्सिडी भी दे रही है। मैं तो सभी को यही कहूँगा कि जितना हो सके स्ट्रॉबेरी की तरफ आएँ, इस खेती की तरफ आएँ, क्योंकि ये कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप जो है और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। आपको 5-6 महीने के अंदर ही इसकी अच्छी जो है इनकम आप जो है जनरेट कर सकते हैं। और जो स्ट्रॉबेरी अगर आपके जैसे कोई खराब हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो वो भी उसके लिए भी जो है हमने रखा हुआ है कि आप प्रोसेसिंग यूनिट तक खोल सकते हैं, एक जैम तैयार कर सकते हैं। हम उस पर भी सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में भी हमने लोगों को अवेयर किया है। राजधानी दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में बुधवार सुबह सीजन के पहले कोहरे के साथ ही स्मॉग की मोटी चादर देखने को मिली, जिससे दृश्यता पर काफ़ी असर पड़ा है। विजिबिलिटी का स्तर 50 मीटर तक पहुंचने से सड़क मार्ग से लेकर हवाई मार्ग पर इसका असर पड़ा। सवेरे 6 बजे पालम हवाई अड्डे पर दृश्यता 50 मीटर से भी काफ़ी कम दर्ज की गई। अन्य राज्य में भी कोहरे के कारण दृश्यता में कमी आई है। विभिन्न हवाई अड्डों पर विजिबिलिटी 1000 मीटर से नीचे दर्ज की गई। इस बीच राजधानी में दृश्यता में कमी के साथ ही मौसम में ठंडक बढ़ गई है। स्मॉग के चलते सुबह की सैर के लिए लोग कम संख्या में बाहर निकले। वहीं कई सप्ताह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खराब बना हुआ है, जो कि राजधानी में रहने वाले लोगों के लिए बेहद हानिकारक है। प्रदूषण के खराब स्तर के कारण धुंध की चादर छा गई है। दिल्ली के आया नगर में सबसे अधिक AQI 417 दर्ज किया गया। आनंद विहार में भी AQI 400 के करीब दर्ज किया गया। वहीं अलीपुर, अशोक विहार, बवाना, जहांगीरपुरी, मुंडका, पंजाबी बाग, पूसा और सोनिया विहार में AQI 400 के करीब दर्ज किया गया। साथ ही गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता लगातार खराब होने के कारण शहर पर धुंध की मोटी परत छाई है। बता दें कि लंबे समय तक खराब AQI सांस संबंधित मरीजों के लिए खतरनाक होने के साथ साथ स्वस्थ व्यक्तियों को भी बीमार कर सकता है। और दिल्ली में प्रदूषण की समस्या गहराती जा रही है। आलम यह है कि दिल्ली और इससे सटे एनसीआर में रहने वाले ज़्यादातर लोगों को सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं होने लगी हैं। इस समय हर कोई जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूर है, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ रही है। डीडी न्यूज़ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत के दौरान राम मनोहर लोहिया अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर अशोक बुधोलिया ने अधिक प्रदूषण के वक्त घर से बाहर निकलने से बचने के साथ साथ लोगों को अधिक सावधान रहने की सलाह भी दी। बीते काफ़ी दिनों से राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर की आबो हवा बेहद ही गंभीर स्थिति में पहुंची हुई है। इस समय राजधानी दिल्ली में ग्रेड 2 लागू है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 से 400 के बीच में अमूमन दर्ज किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर आकाश विधोलिया जी। मेरा पहला सवाल यह है कि इस पूरे मौसम में अगर देखें जब वायु गुणवत्ता पूरी गंभीर स्थिति में है, किस तरह की बीमारियां आमतौर पर देखी गई हैं? सबसे ज़्यादा कॉमन जो वायु प्रदूषण की वजह से होने वाली बीमारी है वो सांस रिलेटेड समस्याएं हैं। ऑल पेशेंट जो पहले से अस्थमा या COPD या किसी भी फेफड़े रिलेटेड दिक्कत के साथ पहले से पेशेंट हैं, उनका इस समय में आके वर्षन हो जाना, क्योंकि उनके फेफड़ों को इतने पॉल्यूटेड एयर में से ऑक्सीजन निकाल पाना मुश्किल हो जाता है, तो जितने भी एयर क्वालिटी की वजह से उन्हें गले से लेके फेफड़ों तक की दिक्कतें बढ़ जाती हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है इस क्वालिटी इंडेक्स में अभी। दूसरा मोस्ट कॉमन होता है स्किन, क्योंकि स्किन वो बहुत ही एक्सपोज पार्ट है, सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो एक्सपोजर की वजह से, पॉल्यूटेंट एक्सपोजर्स की वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस बढ़ जाते हैं, तो जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीजेज होती हैं या स्किन रिलेटेड कॉन्टैक्ट डिजीजेज होती हैं वो बढ़ जाती हैं। कितना गंभीर है मासूम बच्चों के लिए जो स्कूल जा रहे हैं और वो बुजुर्ग जो ऑलरेडी बीमार हैं?
जी, सबसे ज़्यादा जो गंभीर समस्या है वो बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए है। खासकर वो बुज़ुर्ग जिन्हें पहले से कोई भी सांस रिलेटेड या फेफड़े रिलेटेड समस्याएं हैं, उनके लिए ये एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। इस हॉस्पिटल में एक ही साथ सभी पेशेंट को देखा जा रहा है या अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये आरएमएल अस्पताल ने पहले से ही एक पॉल्यूशन डेडिकेटेड क्लिनिक स्टार्ट किया। उस पॉल्यूशन क्लिनिक में चेस्ट फिजिशियन, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जैसे सुपर स्पेशलिटी वाले डॉक्टर एक ही जगह पे बैठते हैं। इनिशियली जब हमने क्लिनिक स्टार्ट किया था, जब हमारे 30 से 40 पेशेंट आते थे, बस वो बढ़ के दुगने हो गए हैं, 50 से 60 आ रहे हैं हर हफ्ते। मास्क के साथ साथ क्या उनको सावधानियां बरतनी है जो इस तरह के वातावरण में सीधे टच में आ रहे हैं? घर पे रहें, घर से बाहर जाना है तो पूरी तरीके से बॉडी को कवर करके निकलें, मास्क पहने, गॉगल्स लगाएं, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, और जब बाहर से आप घूम फिर के काम करके आप वापस लौटें तो सारे कपड़े पुराने जो बाहर एक्सपोजर में जिसमें एलर्जेंस घुसे हुए हैं वो उतारें। जिस तरह से लगातार वायु प्रदूषण दिल्ली सहित पूरे एनसीआर की जो आबो हवा है वो खराब कर रहा है, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कई दिनों तक इस वायु प्रदूषण की गुणवत्ता में सुधार होने की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में लोगों को खासी सावधानी बरतनी होगी। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल से कैमरामैन जगमोहन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यमुना नदी दिल्ली में प्रदूषण के कहर से जूझ रही है। आंकड़े बताते हैं कि यमुना का प्रदूषण स्तर इतने खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है कि लोगों को वहां ना जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना का मौजूदा हाल इतना खतरनाक है कि पानी का रंग काला हो गया है और सफ़ेद रंग के झाग ही झाग देखने को मिल रहे हैं। कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी की सतह पर जहरीला झाग तैर रहा है। आसमान में धुंध की परत भी दिखाई दे रही है क्योंकि हवा की गुणवत्ता भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। गेहूं की आवक इन दिनों सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 11 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 3050 रुपए। 12 नवंबर को इसके भाव में 30 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद गेहूं का भाव 3020 रुपए पर आ गया। हालांकि राज्य की ही चोटिला मंडी में 11 नवंबर को गेहूं का भाव था 2850 रुपए। 12 नवंबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और गेहूं का भाव 2850 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में इस बीच गेहूं के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 11 नवंबर को गेहूं 2930 रुपए पर बिका। 12 नवंबर को इसके भाव में 70 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद गेहूं का भाव 3000 रुपए पर जा पहुंचा। महाराष्ट्र के मुंबई मंडी में गेहूं के भाव को देखें तो यहाँ बीते सोमवार को गेहूं का भाव था 4400 रुपए। मंगलवार को इसके सौदे बिना किसी बदलाव के 4400 रुपए पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,132,92,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की उपज 1,105,54,000 टन रही थी, जो बीते साल गेहूं की उपज की तुलना में 27,38,000 टन अधिक है। बारह नवंबर को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 11 नवंबर को मूंगफली का भाव था 6000 रुपए। 12 नवंबर को इसके भाव में 75 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद मूंगफली का भाव 6075 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की मेहरोनी मंडी में 11 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 4000 रुपए। 12 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और मूंगफली का भाव 4000 रुपए पर बना रहा। इसी तरह राज्य की ही शामली मंडी में बीते सोमवार को मूंगफली 6800 रुपए पर बिकी। वहीं मंगलवार को इसके सौदे बिना किसी घटत बढ़त के 6800 रुपए पर बरकरार रहे, जबकि राजस्थान की बस्सी मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में भारी गिरावट दर्ज की गई। यहाँ 11 नवंबर को मूंगफली का भाव था 5117 रुपए। 12 नवंबर को इसके भाव में 767 रुपए की गिरावट देखने को मिली और मूंगफली का भाव 4350 रुपए पर आ गया।
देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल और मई महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 1,12,616 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 1,22,500 टन का हुआ था। यानी अप्रैल और मई महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 9,884 टन की कमी देखने को मिली है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल मूंगफली की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 101.80 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की उपज 102.97 लाख टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर कुल मूंगफली की उपज में 1,17,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। पर आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में तैयार धान, मक्का और मूंग की कटाई करें। यहाँ के किसान कपास की चुनाई भी करते रहे। पंजाब में बैंगन की रोपाई करें। यहाँ के किसान मध्य और पछेती किस्म की फूल गोभी की रोपाई भी कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम के लिए गाजर, मूली, शलजम और पालक जैसी सब्जियों की बुवाई करें। इन दिनों पंजाब में लहसुन और मटर की बुवाई भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सरसों और चने की बुवाई के लिए भी पंजाब में ये मौसम अनुकूल है। छत्तीसगढ़ के किसानों को सलाह है कि वो अगेती कोदो और कुटकी मिलेट्स की तैयार फसल की कटाई समय पर कर लें। छत्तीसगढ़ में मूंगफली की खुदाई करें। तैयार मूंग की कटाई जल्दी पूरी करें। सब्जियों की तुड़ाई भी समय पर करते रहें। छत्तीसगढ़ के किसान इन दिनों सरसों की बुवाई कर सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ के किसान बैंगन, टमाटर और प्याज की नर्सरी तैयार करें। मूंगफली की फसल में ज़रूरत के हिसाब से सिंचाई करें। वहीं गुजरात में तैयार मूंगफली की खुदाई का काम करें। गुजरात में तिल, सोयाबीन, उड़द और मूंग की कटाई समय पर कर लें। गुजरात में इन दिनों रब्बी की दलहनी फसलों की बुवाई कर सकते हैं। गुजरात के किसान टमाटर, मिर्च और बैंगन की रोपाई का काम करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है।
रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। जानते हैं कुछ और खबरें। खास खबर में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने रांची के जवाहर नगर स्थित एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अर्जुन मुंडा और उनकी पत्नी मीरा मुंडा ने झारखंड के जिला सरायकेला खरसावां में वोट डाला। मीरा मुंडा पोटका विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की उम्मीदवार हैं। उत्तर प्रदेश की मथुरा में रिफाइनरी में ब्लास्ट से 8 लोग घायल, सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक 1 महीने से भी अधिक समय से ये रिफाइनरी प्लांट बंद था। प्रयागराज में इस बार का महाकुंभ 2025 महाकुंभ डिजिटल भी होने वाला है, जो कि AI और चैटबॉट जैसी अति आधुनिक तकनीक के उपयोग से श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 25वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग को किया संबोधित। देश भर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज दिशा निर्देश तय कर दिए। कोर्ट ने कहा कि बिना शो कॉज नोटिस के कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद 2 दिन की भारत यात्रा पर। आज उनकी मुलाकात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से हुई। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।